नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आई एक बड़ी खबर के साथ। नवरात्रि में हो सकता है धामी कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली दौरे से उत्तराखंड लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे देहरादून से। मंत्री पद के संभावित दावेदारों का इंतजार और बढ़ चुका है। कैबिनेट विस्तार से पहले दायित्वों का भी हो सकता है आवंटन। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। नवरात्रि से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं हैं और इसी को लेकर लगातार खबरें सुर्खियों में बनी हैं। नवरात्रि में हो सकता है धामी कैबिनेट का विस्तार और ऐसे में दिल्ली दौरे से उत्तराखंड लौट चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हाईकमान से तमाम वार्तालाप और तमाम विषयों पर चर्चा के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वापस उत्तराखंड लौट गए हैं और जल्द ही कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नवरात्र में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अब ये वक्त थोड़ा और बढ़ चुका है, इंतजार की घड़ी और बढ़ चुकी है, लेकिन मंत्री पद को लेकर जो हलचल देखने को मिल रही है, यानी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर अब वो जल्द होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरुण सैनी, ब्यूरो हेड, हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। अरुण, कैबिनेट विस्तार को लेकर कब तक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कब तक ये विस्तार हो सकता है? बिल्कुल निजी, देखिए कैबिनेट विस्तार को लेकर के लंबे समय से तमाम अटकलें लगी हुई हैं और लगातार जो है कैबिनेट विस्तार को लेकर के सुगबुगाहट भी तेज है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार दिल्ली में उनका दौरा हुआ और कई दिनों से दिल्ली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो इसी से ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की, तो मंत्रिमंडल का विस्तार प्रदेश में जल्दी होने जा रहा है। और जो अभी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी जो है इस्तीफा हुआ, उनके बाद भी अब 5 पद कैबिनेट के रिक्त हो चुके हैं। तो ऐसे में अब ये जरूर माना जा रहा है कि जल्दी प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इसी को लेकर के जिस तरीके से भी कई विधायकों भी दिल्ली में डटे हुए हैं, दिल्ली डेरा डाले हुए हैं, कई मंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो ऐसे में ये जो तमाम राजनीतिक हलचल इस वक्त उत्तराखंड और दिल्ली की दौड़ जो देखने को मिल रही है उत्तराखंड के नेताओं की, तो इससे कहीं ना कहीं सुगबुगाहट भी तेज हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी प्रदेश में हो सकता है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि नवरात्र में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार वो हो सकता है, क्योंकि अभी धामी सरकार को 3 साल भी पूरे होने जा रहे हैं उनके कार्यकाल को। 23 मार्च से 34 मार्च तक कई कार्यक्रम इस बीच होंगे जो जन सेवा के थीम पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है उसकी उपलब्धियां सरकार की जो है उसको जनता के बीच में रख रहे हैं। तो उसके बाद माना जा रहा है कि 30 मार्च के बाद जो है प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नवरात्र में जो है ये संभव माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो दायित्व भी जो है बांटे जा सकते हैं, क्योंकि कई दायित्व अभी बंटने भी हैं। तो ऐसे में वहीं संगठन के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अपने बना दिए हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो इन सबके बीच तमाम जो चीजें हैं, इन सबके बीच कैबिनेट विस्तार भी होना है। तो इस सबके को लेकर के सुगबुगाहट है और अब माना जा रहा है कि 4, 5, 6 दिन में जो है कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी जो है पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और तो ऐसे में अब कब तक कैबिनेट का विस्तार होगा, इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल अरुण, अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। नवरात्र तक कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं और ऐसे में सरकार इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए हैं जो कि भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो या फिर सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून हो, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक है। राज्य के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। देखिए, 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है।
निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है, अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं। चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो, या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। और इसके लागू होने के बाद 20,000 से भी ज़्यादा नियुक्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है। कहीं पर भी कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया, कोई विवादित मामला नहीं आया। गरीब माता पिता और उनके बेटे बेटियों को उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई कि अब वो ठीक से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका चयन होगा। अब देहरादून में सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की और जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही लापरवाही बरतने पर ऐसी स्थिति में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में महिलाओं के लिए देहरादून में महिला सारथी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा के जरिए महिला सारथियों के साथ उनके गंतव्यों तक उन्हें पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति को 6 महीने देखने के बाद सरकार पूरे देश में योजना लागू करने की तैयारी में भी है। इसी को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि इस योजना से सुरक्षा का वातावरण मजबूत होगा और महिलाएं रोजगार भी प्राप्त करेंगी। साथ ही उन्होंने इस योजना का जो फीडबैक आएगा उसके हिसाब से आने वाले समय में हम इसका विस्तार अन्य जिलों में भी करेंगे, इसको लेकर जानकारी साझा की। देखिए, जिस दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी दिन हम लोगों ने महिलाओं को एक योजना समर्पित करी, जिसकी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने देहरादून नगर निगम क्षेत्र की परिधि में ही इस योजना का अभी शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम महिला सारथी योजना है। और महिला सारथी योजना में हमारी महिलाएं चाहे वह स्कूटी के माध्यम से हो, चाहे ऑटो के माध्यम से हो, चाहे वो 4 पहिए कार के माध्यम से हो, वो लगातार हमारी जो बालिकाएं होंगी, हमारी कॉलेज की लड़कियां होंगी अथवा हमारी महिलाएं होंगी, उनके निश्चित गंतव्य पर वो पहुंचाने का काम कर रही हैं। इससे एक सुरक्षा का वातावरण भी मजबूत होगा, इससे महिलाएं भी रोजगार प्राप्त करेंगी और इसमें जो पुरुषों का वर्चस्व परिवहन सेक्टर में है, वो वर्चस्व में भी महिलाएं अपनी भागीदारी निभा पा रही हैं। तो निश्चित रूप से अभी थोड़ी सी शुरुआत हुई है। ये शुरुआत का जो अच्छा फीडबैक आएगा, हम लोग इसका विस्तार आने वाले समय में अन्य जनपदों में भी करेंगे, लेकिन ये शुरुआती फेज में लोगों का बड़ा अच्छा इसमें फीडबैक अभी प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से ये योजना भी अपने आप में एक महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत, मुझे लगता है कि अच्छी पहल साबित है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच आने वाली 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी पूरे प्रदेश में 3 साल बेमिसाल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सभी जिलों में जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच में रखेंगे। उन्होंने बताया कि 24 मार्च से एक हफ्ते के लिए चिकित्सा शिविर और जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो कि पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से तय किया गया है कि प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर 3-3 अलग-अलग स्तर के कार्यक्रम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 23 मार्च को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने काफी लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्तराखंड के खाते में आई हैं। इन सभी कामों को, इन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी कर रहा है। इस अवसर पर 22 तारीख को अल्मोड़ा में और 23 तारीख को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 23 मार्च को देहरादून के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी विकासखंड मुख्यालयों पर 3 वर्ष के कार्यक्रम संपन्न होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा में और देहरादून के कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा हमारे सभी प्रभारी मंत्री, माननीय सांसदगण जिला मुख्यालयों के कार्यक्रम में रहेंगे। विकासखंड मुख्यालय पर होने वाले कार्यक्रमों में हमारे माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायक, माननीय दायित्वधारी, पूर्व दायित्वधारी, ऐसे वरिष्ठ लोगों को एक एक विकासखंड के कार्यक्रमों में वो लोग उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। और उसके बाद 24 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा इन 3 वर्षों में किए गए कामों की विकास पुस्तिका का भी विमोचन विकासखंड मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर होगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस नैतिकता के आधार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस भूल रही है कि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी और तब कांग्रेस की नैतिकता कहां चली गई थी। केंद्र में सहयोगी के रूप में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के कई नेता उस समय केंद्र राजनीति में थे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। गणेश गोदियाल ने जब स्थानीय निवासियों को अपशब्द कहा तो ऐसे में नैतिकता कहां चली गई थी। देखिए, पहले तो कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस के वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण महरा, उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द कहे। तब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता की दुहाई उनको भी देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो इस्तीफा नहीं मांगा। जब गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि भाई जो ये पलायन हो रहा है, जो व्यक्ति उत्तराखंड का व्यक्ति अपने काम के लिए बाहर गया है, उसको वो कहते हैं कि सुख का पलायन है, ये खुशी से पलायन है, मजाक उड़ाते हैं। तब नैतिकता की बात कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने बर्बरता दिखाई थी, तब उत्तराखंड के जो विधायक कांग्रेस के थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, तो बर्बरता हुई, उस पर नैतिकता नहीं दिखाई, केंद्र में अपना समर्थन देते रहे। तो ये नैतिकता का पाठ और इस प्रकार की बातें कांग्रेस न सिखाए। कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने जवाब दिया है, आईना दिखाया है। आने वाले समय में कांग्रेस का जो हश्र आप इस समय देख रहे हैं, इससे भी बुरा होगा। उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब जोरों पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है और जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रही है, जिससे प्रदेश में अवरुद्ध विकास कार्य को गति मिल सके। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि अच्छे और समझदार लोगों को मंत्रिमंडल में आना चाहिए और कैबिनेट में मंत्रियों की कमी होने से सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कई विभाग मुख्यमंत्री के पास निहित हो चुके हैं और मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित कोई प्रश्न बीते 4 से 5 सालों में विधानसभा सदन में हल नहीं हो पाए हैं। इसलिए जरूरी है कि विभागीय मंत्री बनाए जाएं और उन्हें पूरी तरीके से विभाग वितरित किए जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार तो काफी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जनता डिलीवरी चाहती है, चाहे वो विकास हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो उन्नति के मार्गों पे सरकार को आगे बढ़ के काम करना हो। और मंत्रियों के नहीं होने से कई किस्म के नुकसान हैं। एक तो एक ही आदमी के पास बहुत ज्यादा विभाग हैं और वो भी मुख्यमंत्री के पास विभाग हैं जिनके विभागों पे प्रश्न ही नहीं हो पाते, क्योंकि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री के लिए नियत है और सोमवार के दिन पहले तो विधानसभा बुलाई नहीं जाती, और अगर बुलाई भी जाती है तो उस दिन होती है जब कंडोलेंस होता है, प्रश्नकाल नहीं चलता। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल अभी हटे हैं, उसके अलावा 1-2 मंत्री और हैं जिनको हटाया जाना चाहिए, जो नॉन परफॉर्मिंग है या जिनके ऊपर बड़े आरोप हैं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं।
सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन जो है हाई कोर्ट ने की है, और बहुत सारे अन्य आरोप कई मंत्रियों पर लगे हैं, उनको भी हटाया जाना चाहिए और ऐसे योग्य लोगों को सामने लाकर मंत्रिमंडल में बैठाना चाहिए, जिससे जनता तक विकास पहुंच सके, जनता को राहत मिल सके। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7 की सत्ता में आए हुए उसे 3 साल पूरे हो गए हैं और वो 3 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर कहीं भी विकास नहीं आया है। बेरोजगार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली है। पहाड़ से पलायन को ये सरकार नहीं रोक पाई है। केवल बयानबाजी और भाषणबाजी तक ही बीजेपी का 3 साल का कार्यकाल सीमित है। उन्होंने कहा कि जनता सड़क पर उतर अपना विरोध जताती है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण निंद्रा में है और प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल दिल्ली दरबार की परिक्रमा करने में लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में आए हुए 3 वर्ष पूरे करने जा रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर कहीं विकास नजर नहीं आया है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली है, प्रदेश से पलायन को ये सरकार नहीं रोक पाई है, उद्योगों को पहाड़ नहीं चढ़ा पाई है। केवल बयानबाजी और भाषणबाजी तक भाजपा का 3 साल का कार्यकाल सीमित रहा है। जनता में आक्रोश आप सड़कों पे देख सकते हैं। जनता सड़क पर उतर के अपना विरोध जता रही है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में है। मुख्यमंत्री केवल दिल्ली दरबार की परिक्रमा करने में व्यस्त है। राज्य के लिए कोई बड़ा और विशेष पैकेज वो ला नहीं पाए हैं, तो इससे निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश बढ़ ही रहा है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और अब तो जो है आगामी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा अभी भी विकास करने में विफल है और निश्चित तौर पर जो है राज्य की जनता हताश है, निराश है और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है इन 3 सालों में। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। हनोल में DM7 बंसल ने मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों और स्थानीय लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने हनोल के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान को सबके साथ साझा किया है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श कर चर्चा की है। साथ ही स्थानीय लोगों ने उनके सुझाव को पूरी तरीके से सुना और अपने सुझाव भी पेश किए। देहरादून नगर निगम कारगी और थोरण क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण केंद्रों को पूरी तरीके से मैकेनाइज्ड किया जा रहा है। करीब 3 करोड़ रुपए थोरण और करीब 6 करोड़ रुपए कारगी में खर्च किए जाएंगे। ऐसे में आपको ये बता दें कि डोर टू डोर और कूड़ा इकट्ठा किए जाने वाले केंद्रों में करीब 450 टन कूड़ा रोजाना इन निस्तारण केंद्रों पर लाया जाता है। इनमें से करीब 300 टन कूड़ा कारगी और बाकी थोरण में इकट्ठा किया जाता है। साथ ही कूड़ा शीशम बाड़ा भेजने की भी व्यवस्था है, लेकिन 2-2 दिन तक कूड़ा वहीं पर पड़ा रहता है, जिससे आसपास के लोगों और राहगीरों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया है कि इन केंद्रों को पूरी तरीके से मैकेनाइज्ड बनाने के लिए अब काम तेजी से किया जा रहा है। 2 महीनों के अंदर ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। पहले मैनुअली ट्रकों के माध्यम से ट्रांसफर स्टेशन से सीसमबाड़ा प्लांट तक जाता था। अब उसके लिए 2 नए मैग्नाइज ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। एक ट्रांसफर स्टेशन कारगी में बन रहा है और दूसरा ट्रांसफर स्टेशन धोरण खास में बन रहा है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो कूड़ा सीधे मशीनों के माध्यम से कॉम्पैक्ट होगा और कॉम्पैक्ट होने के बाद कैप्सूल के रूप में जो गाड़ियां होंगी उससे सीधे सीसमबाड़ा ट्रांसफर स्टेशन में जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो कूड़ा सड़क पे खुली जगह पे और जहाँ पे कूड़ा डालने हमारा ट्रांसफर जो स्टेशन है वहाँ कूड़ा नहीं दिखेगा, और दूसरा जो कॉम्पैक्ट होके जाएगा उससे कहीं इधर उधर कूड़ा गिरने की स्थिति नहीं बनेगी। और एक ये भी उसमें सुविधा है कि जितना कूड़ा कॉम्पैक्ट होगा, पहले मैनुअली ट्रकों से अगर 10 गाड़ियां जा रही थी तो कॉम्पैक्ट के माध्यम से 20 गाड़ियां एक ही वाहन में जाएगा। तो ये एक अच्छी सुविधा व्यवस्था है और जिससे कि शहर में कहीं पे भी किसी प्रकार की बदबू या प्रदूषण फैलने की स्थिति नहीं रहेगी। और इसका काम प्रारंभ हो गया है। लगभग 9 करोड़ की लागत से ये कार्य संचालित है और 2 महीने के अंतर्गत दोनों ट्रांसफर स्टेशन हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा HNN 24/7। नमस्कार।